चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The bob of a pendulum at rest is given a sharp hit to impart a horizontal velocity of root under 10 GL, where L is the length of the pendulum. Find the tension in the string when A, the string is horizontal, B, the bob is at its highest point, and C, the string makes an angle of 60 degree with the upward vertical. देखो लोवेस्ट पॉइंट पे इसको एक है ना वेलोसिटी दिया गया रूट अंडर 10 GL, और टेंशन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, when the string is at highest point, और string makes an angle 60 degree with the upward vertical. पहले आप बनाइए एक प्रॉपर सर्कल ताकि आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन को यहाँ दिखा सके। चलिए अब इस केस में आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे, फिर लोएस्ट पॉइंट पे फेंका गया है और स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हम लोग को सोचना है, फिर आपको हाईएस्ट पॉइंट पे सोचना है, और फिर एक और है उसको न्यूमेरिकल को हम लोग अलग से बनाएंगे। तो जब ये मेरा बॉब यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ एक वेलोसिटी दिया है। आपका काम ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के जब वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे पहुंचे या जब वो वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट पे पहुंचे तो वहां का वेलोसिटी निकालना। एम मास, यहाँ पे वेलोसिटी को v1 कहे हैं और ये है रूट अंडर 10 GL। यहाँ का वेलोसिटी है v2, ये हम लोग पहले निकालेंगे, जब निकल जाएगा तभी हमको टेंशन मिलेगा। फिर यहाँ पे v3 है, जब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमको वहां का टेंशन मिलेगा। देखिए एक्चुअली इन पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं, इसको लोएस्ट पॉइंट को A कह दिए, इस पॉइंट को B कह दिए और इस पॉइंट को C कह दिए। एक बात ध्यान रखना कि मेरे स्ट्रिंग का लेंथ L है तो ऑब्वियसली ये जो रूट अंडर 2GL है वो तो क्रिटिकल वेलोसिटी 5GL से तो बड़ा है ना, तो यहाँ वर्टिकल सर्कल पूरी तरह से रोटेट कर जाएगा, वर्टिकल सर्कल पूरी तरह से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है। अब आपका काम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना। फिर एक चीज ऐसे ही एक तो वैल्यू हम आपसे पूछते हैं, जब आप टेंशन इन स्ट्रिंग का बात करते हैं तो सोच के बताइए तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो टेंशन बी होगा वो कितना होगा? वो होगा बाहर की तरफ लगने वाला mv² बाई आर, और जब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो नीचे की तरफ mg लगेगा और नीचे की तरफ टेंशन c लगेगा। ये दोनों मिलके बाहर की तरफ लगने वाले mvc² बाई आर को मैनेज करेगा। ठीक है, जस्ट वेट। चलो ठीक है, ये रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और बी के बीच लगा सकते हैं। तो एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। एक काम करो कि जो नीचे वाला लेवल है ना उसको ले लो हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलो, ये रेफरेंस लेवल होगा। तो एनर्जी एट ए लिखना है। जब ए पे एनर्जी लिखोगे तो वो केवल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वेलोसिटी 1 का स्क्वायर। और ये जब बी पे पहुंचा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। हाफ एम v1 के जगह पे हम लोग पुट किए रूट अंडर 10 GL का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू mgh। जस्ट राइट हैंड साइड में जो आपके पास ये हाइट है वो L के बराबर है और ये हुआ हाफ mv²
लेफ्ट हैंड साइड में देखो, रूट अंडर 10 GL का जब स्क्वायर करोगे तो 10 GL आएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो गया 5 MGL लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है ये MGL प्लस हाफ MV2 स्क्वायर। 5 MGL में से 1 MGL माइनस हो गया, तो ये हो गया 4 MGL इज इक्वल्स टू 1/2 MV2 स्क्वायर। कैंसिल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो V2 का वैल्यू हो गया आपका, या V2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8GL। ठीक है, V2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8GL। अब अगर मेरा V2 या V2 निकालना होगा तो रूट अंडर 8GL। लेकिन हम जैसे देख पा रहे हैं, आप अगर इस फिगर को देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो टेंशन निकालना है दैट इज टेंशन B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलिएगा, देयरफॉर टेंशन एट B जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है that will be equals to M V2 square by R M 8GL by L and tension at B is equals to 8 mg. Tension at B will be equals to 8 mg. ये B पॉइंट का टेंशन। अब अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, चलिए हाईएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फिगर देख लो एक बार अच्छे से, याद रखना रेफरेंस लेवल से जो पूरा हाइट होगा वो 12 होगा। हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हाईएस्ट पॉइंट जिसपे V3 दिख रहा है वहां पे वेलोसिटी निकालेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एट ए और एनर्जी एट सी को इक्वेट कीजिए। एनर्जी एट ए हो गया हाफ M रूट अंडर 10GL का स्क्वायर और सी का हो गया हाफ M V3 का स्क्वायर और प्लस MGH के जगह पे 12। यहाँ पे 10GL तो ये हो गया हम लोग का 5 MGL, दिस इज इक्वल टू 1/2 MV3 का स्क्वायर और प्लस 2 MGL। अब आप 5 MGL में से 2 MGL माइनस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 MGL आ जाएगा और राइट हैंड साइड में होगा हाफ MV3 का स्क्वायर। अभी ये कैंसिल, तो आपके पास V3 का स्क्वायर का जरूरत जो पड़ेगा वो होगा 6GL। आप चाहेंगे V3 के जगह पे रूट अंडर 6GL लिख सकते हैं। ये V3 आ गया। अब जरा हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन देख लो। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हमको ये टेंशन निकालना है तो हम MV स्क्वायर बाई R में से mg माइनस करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन। तो इस पॉइंट पे टेंशन लिखना है, देयरफॉर टेंशन एट C हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया हम लोगों का MV3 स्क्वायर बाई R माइनस mg। दिस इज M 6GL बाई L माइनस mg। सॉल्व करके यार हम लोग का 5 mg। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस बार टेंशन होगा 5 mg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन होगा 8 mg हॉरिजॉन्टल पॉइंट। अब एक तीसरा बच गया है जिसमें हमको ये निकालना है कि 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। एक मिनट थोड़ा जगह देख लें, नीचे है ऊपर है, नीचे सफिशिएंट जगह चाहिए इसमें कैलकुलेशन। राइट हैंड साइड में ही बनाना है, चलिए यहीं से बनाना स्टार्ट। ये हम लोग इससे इसी क्वेश्चन का C पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए वापस से ये आपके पास एक वर्टिकल सर्कल, सेंटर से लेके ये रहा आपका लोएस्ट पॉइंट और फिर ये रहा एक पॉइंट जहां हम लोगों को फिर से टेंशन निकालना है। हम अपने जरूरत के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा। ये रेफरेंस लेवल ये सब बताने में काम है। एक और लेवल का जरूरत पड़ेगा ये वाला, इसको भी ड्रॉ कर, इस वर्टिकल को भी मिलाएंगे। डायग्राम को अच्छे से समझो। लोएस्ट पॉइंट पे
उसके पास वेलोसिटी है √10 GL। फिर यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे उसके पास वेलोसिटी है, जो भी होगा टेंजेंट की तरफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि अपवर्ड वर्टिकल से 60 डिग्री बनना चाहिए। ये थीटा हम ले लेते हैं, बाद में 60 लिख लेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को ए मान ले, इधर बी इधर सी था, ये पॉइंट है ना डी मान लिया। आपको ये समझना होगा कि आखिर यहाँ टेंशन होगा कितना, तो उसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग में टेंशन लग रहा है, टेंशन है डी। दूसरा, अगर तुम ध्यान दो तो इसका mg लग रहा है नीचे की तरफ, उस mg का एक कंपोनेंट होगा, और साथ में सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा होगा mv²/r। अगर हम वहां के वेलोसिटी को v4 लिखें, इस वेलोसिटी को v1 मान रहे हैं, तो बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r। ये रहा mg, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट भी हो जाएगा mg cos थीटा। तो अगर हमको डी पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो दैट विल बी इक्वल्स टू mv²/r माइनस mg cos थीटा। mv²/r माइनस mg cos थीटा, ये है डी पॉइंट का टेंशन। लेकिन उसके लिए आपको पहले v4 तो निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। उसके लिए क्या चाहिए भाई, तो जैसा हमेशा से कैलकुलेशन होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपरली ये हाइट चाहिए। फिगर देखो ध्यान से, ये जो हाइट है, क्या ये हाइट r प्लस r का cos थीटा है? हम r बोल रहे हैं लेकिन लिखते हैं l, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ ही रेडियस है सेंटर से। डन। तो यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए को एनर्जी एट डी से इक्वेट करो। एनर्जी एट ए काइनेटिक एनर्जी है ½ mv1² और एनर्जी एट डी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और प्लस काइनेटिक एनर्जी है ½mv4²। ये हो गया 1/2 m√10 GL²। दिस इज mg, h के जगह पे l प्लस l cos थीटा प्लस ½mv4²। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 5 mgl, राइट हैंड साइड में हो गया mgl1 प्लस cos थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, और प्लस ½mv4²। थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसीड करते रहो, धीरे धीरे समझते रहो। लेफ्ट हैंड साइड में है 5 mgl, राइट हैंड साइड में आ गया mgl1 प्लस 1/2 और प्लस ½mv4²। लेफ्ट हैंड साइड में है 5 mgl, राइट हैंड साइड में है 3/2 mgl और प्लस ½ mv4²। एक काम कीजिए कि राइट हैंड साइड से है ना, आप कैलकुलेशन को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। 5 mgl माइनस 3/2 mgl इज इक्वल टू ½ m वेलोसिटी 4²। 10 में से 3 गया, 7/2 mgl, इधर है ½mv4²। 2 कट गया, m से m कट गया। तो जहां आपको v4 के स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा 7gl यूज कीजिए। v4 के स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा 7gl यूज कीजिए। अब आप उस पॉइंट पे टेंशन को लिखना है, देयरफॉर टेंशन एट डी। एक बार आपको ले चलते हैं फिगर पे, ताकि आप फिर से उस चीज को समझ सके। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमको ये टेंशन डी चाहिए तो mv²/r में से mg cos थीटा माइनस करेंगे। So टेंशन एट डी इज इक्वल्स टू mv²/r में से mg cos थीटा को माइनस करेंगे। यहाँ आ गया ये m/l और b² के जगह पे 7gl।
7g माइनस mg cos थीटा की जगह पे 1/2 cos 60, ये LL कट गया 7mg minus mg/2, so it is 13 mg/2 is the tension at D. 13 mg/2 is the tension at D. तो ये रहा वर्टिकल सर्कल का एकदम एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में था क्या कि आपके लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी था, पूरा अच्छे से देखिए, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी था वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा था। तो वर्टिकल सर्कल रोटेट किया, हर पॉइंट पे पहुंचा, जहां चाहे जैसे चाहे टेंशन निकाले। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये था सारा का सारा न्यूमेरिकल, इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखिए। लिखा है सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग कनेक्टेड टू 100 ग्राम बॉल। ये उसका फिगर नहीं है, फिगर पे मत देखिएगा, ठीक है। The ball is pulled aside so that the string makes an angle 37 with the vertical and is then released. Find the tension in the string when the bob is at the lowest position. देखिए ये क्वेश्चन तो आप खुद से बना लेंगे, इस फिगर पे मत जाइए, हम एक नया फिगर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से बना देते हैं। ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है, वही कंसेप्ट है जो अभी पीछे आप पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा इजी है। इजी क्या, एक पॉइंट है बस। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। आप क्या किए, स्ट्रिंग को पहले है ना लोअर वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल तक खींचे। ये नीचे का एक रेफरेंस लेवल रख लो क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है आपको। फिर ये एक दूसरा लेवल रख लो। देखो, आप किसी बॉब को लोअर वर्टिकल से 37 डिग्री तक खींच के छोड़े हैं। जब आप छोड़े हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ये ऐसे पाथ से घूमता हुआ इस लोअर वर्टिकल पे जब पहुंचेगा तो उसके पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक वी होगा। पहले आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से ये वी निकालेंगे, आपको भी पता है, हम बस ऐसे ही लिख दें। अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ L है तो यहाँ से यहाँ तक का डाटा आपका L cos थीटा होता है। तो जो हाइट का हमको, ये रेफरेंस लेवल होगा मेरा, रेफरेंस लेवल का जो हाइट है वो है हम लोगों के पास L माइनस L cos थीटा, ये हाइट है। फाइनली ये इस पॉइंट को आप A इनिशियल मान ले, इस पॉइंट को आप B मान ले। सबसे पहले यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी को आप बराबर कर ले। यहां से आपको एनर्जी एट ए पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा mgh, और एनर्जी एट बी पे आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ mv²। तो आप यहाँ से v² का वैल्यू निकाल ले तो 2gh आ जाएगा। अब यहाँ जब v आ गया तो लोअर पॉइंट पे जो टेंशन आप निकालोगे, टेंशन एट बी, ये तो भाई दो फोर्सेस का सम होगा। नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है ना, एक mg लग रहा है, एक mg लग रहा है, और साथ में नीचे की तरफ mv²/r लग रहा है। तो जब आप टेंशन निकालेंगे लोवेस्ट पॉइंट पे इस फिगर के हिसाब से, तो वो होगा mg प्लस mv²/r। यहाँ mg रख लिए, यहाँ m/l कर दिया, जहां v² है वहां 2gh लगा दिया। आराम से h का वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा निकल, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आई होप सो कि ये वाला जो डायग्राम होगा वो अगले क्वेश्चन का होगा। Figure shows a smooth track, a part of which is a circle of radius r. A block of mass m is pushed against a spring of constant K fixed at the left end and is then released. Find the initial compression of the spring. Find the initial compression of the spring so that the block presses the track with a force mg when it reaches the point P where the radius of the track is horizontal. Just a minute, हम इसका डायग्राम यहीं पे ले आए, just a minute. चलो देखो यहाँ ध्यान से। तो क्वेश्चन ये कहता है कि स्प्रिंग को पहले कंप्रेस करके आप ब्लॉक को रिलीज करें, और जब ब्लॉक इस पी पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन हो वो mg के बराबर हो।
मतलब जब पी पॉइंट पे पहुंचे ना, जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पे एक सर्कल बना ही दे, एक सर्कल बना लीजिए, 2-3 भाग में इसको समझिएगा। जब आप पी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपका ब्लॉक ऐसे होगा, यहाँ पे ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगेगा। क्वेश्चन कहता है कि ये नॉर्मल होना तो वैसे चाहिए था mv² के, r इज द रेडियस। उसके लिए यहाँ कुछ स्पीड होगा, मान लो ये स्पीड कितना है, तो ये स्पीड v है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि mg इज इक्वल्स टू mv²/r, ये mm कट गया, तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो √r(g) होना चाहिए। देखिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पी पॉइंट पे जब ये बॉडी घूमता हुआ पहुंचे, इस पी पॉइंट पे जब ये बॉडी घूमता हुआ पहुंचे, इस पी पॉइंट पे जब ये बॉडी घूमता हुआ पहुंचे ना, तो उसका वेलोसिटी अगर √r(g) होगा ना, तो याद रखना उस पी पॉइंट पे जो उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल है वो mg होगा। ये तो मेरा कंसेप्ट हो गया। अब आप देखो इस पॉइंट को ए ले लो, इसको रेफरेंस लेवल ले लो। गौर करना कि रेफरेंस लेवल से यहां तक का दूरी ये रेडियस के बराबर है। आप बस लगाइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप स्प्रिंग को पहले एक्स कंप्रेस किए, जब आप स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस किए तो ए पॉइंट यहां मानना है, ए पॉइंट यहां मानना, यहां पर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए को एनर्जी एट पी के साथ इक्वेट करो। एनर्जी एट ए केवल और केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½ है। ना इसमें ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी है, ना इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी। और जब पी पॉइंट पे पहुंचे तो ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी ½ है। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास ½ kx²। यहाँ mgh के जगह पे क्या होगा भाई, तो रेडियस के बराबर, और ½ mv² के जगह पे क्या होगा, rg होगा। तो ये हो गया हम लोग का ½ kx², और राइट हैंड साइड में हो गया 3mgr/2, 3mgr/2, 2 कैंसिल। क्या मेरे x का वैल्यू होगा 3mgr/k? इतना स्प्रिंग आपको दबाना पड़ेगा। अगर आप स्प्रिंग को 3mgr/k दबा के छोड़ते हैं, पूरा स्टेटमेंट समझिएगा, अगर आप स्प्रिंग को 3mgr/k से दबा के छोड़ते हैं, तो वो पहले गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर वो ऊपर उठेगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और जब वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी होगा √r(g), जिस वजह से उस पे लगने वाला नॉर्मल जो mv²/r के बराबर है वो एग्जैक्टली mg के बराबर आ जाएगा। हर चीज को को रिलेट कीजिए, दे ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर इन दिस वे। समझ पाए? ठीक है, तो चीजों को थोड़ा धीरे धीरे समझना है, और अपना काम है ना धीरे धीरे प्रोसेस करते जाना है। चलो बहुत बेहतरीन। अच्छा, हम आपसे ऐसे ही पूछते हैं, जब हॉरिजेंटल पॉइंट का वेलोसिटी आपका √r(g) आया, तो क्या ये आगे चल के पूरा वर्टिकल सर्कल रोटेट कर लेगा? जब हॉरिजेंटल लेवल में वेलोसिटी √r(g) आया, तो क्या ये आगे चल के पूरा वर्टिकल सर्कल रोटेट कर लेगा? आई होप सो आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा है, लेकिन उस आंसर को थोड़ा दिमाग में रखिए, क्योंकि अगला सब क्वेश्चन सब उन्हीं सब पर है। नहीं करेगा क्या? बहुत अच्छा सेट है यहाँ, वर्टिकल सर्कल पे है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन पे देखो। लिखा है द बॉब ऑफ स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिट टू इम्पार्ट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ √3gl. फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक। काम स्टार्ट है।
आपका जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी रूट अंडर 5 GR से छोटा है, तो आप एक बनाए सबसे पहले सर्कल, वर्टिकल सर्कल, यहाँ सेंटर से बांध के एक बॉब को आप लोएस्ट पॉइंट पे ले, थोड़ा रुकते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम और डायग्राम को आगे प्रोसेस करेंगे। नीचे वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्वेश्चन में रूट अंडर 3GL दिया हुआ है। ऑब्वियसली रूट अंडर 3GL जब दिया है तो ये तो हम लोग का रूट अंडर 2GL से बड़ा है। अगर ये 2GL से बड़ा है तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक अबव हॉरिजेंटल। स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजेंटल के ऊपर जाने के बाद स्लैक होगा। स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक अबव हॉरिजेंटल समवेयर एट दिस पॉइंट। मान लो यहाँ है, यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक होगा। एक तो ये पता चल गया है कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये पूरा वर्टिकल सर्कल तो रोटेट नहीं करेगा, सही है। अब अपना काम ये है, ये क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, पूछा है कि फाइंड द एंगल, एंगल निकालो रोटेटेड बाय स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक। तो मान लेते हैं, देखिए ना, ये ऊपर वाला वर्टिकल लाइन है, सपोज ऊपर वाले वर्टिकल लाइन से ये एंगल थीटा बनता है। यहाँ पे इसके पास एक वेलोसिटी है टेंजेंट के तरफ, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करना है, हॉरिजेंटल लेवल एक यहाँ भी बनाना है हमको, ठीक है। ये नीचे भी एक हॉरिजेंटल लेवल है ताकि रेफरेंस लेवल हम मान सके, करेक्ट। स्ट्रिंग मान लेते हैं ए पॉइंट से ये मोशन स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग बिकम स्लैक। जब बोला गया बी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू 0 है। अब बी पॉइंट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा, बी पॉइंट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा, गौर से देखते चलना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट आ गया है टी कॉस थीटा। वेलोसिटी मान लो यहाँ का है v2, इस नीचे वाले वेलोसिटी को 1 लिख दे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r। तो टेंशन 0 होना ये बताता है कि जो हम लोगों का, अच्छा ये t नहीं है, ये तो mg है, mg का cos थीटा है। ये हम लोग को बताता है कि जो हमारा mg cos थीटा है वो mv²/r के बराबर है। कैंसिल, तो आपके v2 का स्क्वायर का वैल्यू हो गया lg cos थीटा। ये v2 स्क्वायर है। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब कहीं से इक्वेशन 2 बनाना, आपको मालूम है कहां से बनाना इक्वेशन 2। यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड डी। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो एनर्जी एट ए को एनर्जी एट बी से इक्वेट किया, इसी को हम लोग रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v1², और बी पॉइंट पे यही है पोटेंशियल एनर्जी mg h प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2²। 1/2m v1² इज इक्वल टू mg। h के जगह पे देखो, ये रहा l और ये रहा l cos थीटा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जो तुमको पूरा का पूरा वर्टिकल हाइट चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उस वर्टिकल हाइट का वैल्यू हो जाएगा L प्लस L cos थीटा। तो चलो पोटेंशियल लिखो ध्यान से, mg L प्लस L cos थीटा और प्लस हाफ m
V2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/2m 3gl का स्क्वायर, यहाँ mgl को कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ m। V2 स्क्वायर हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल रखे हैं, V2 स्क्वायर इक्वेशन 1 में है lg कॉस थीटा, यहाँ पे है lg कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया लेफ्ट हैंड साइड में हाफ m 3gl, राइट हैंड साइड में देखो mgl है प्लस mgl cos थीटा है और प्लस mgl cos थीटा बाई 2 है। कैलकुलेशन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट और राइट सब जगह mgl 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 सब जगह कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 बचा, राइट हैंड साइड में यहाँ 1 बचा, यहाँ cos थीटा बचा और यहाँ cos थीटा बाई 2 बचा। 1 को लेफ्ट में भेजो, 1/2 बचेगा, 3/2 माइनस 1 और यहाँ बच गया हम लोग का 3 cos थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/3 या फिर थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। अब ये थीटा जो है वो अपवर्ड वर्टिकल से हम लोग का एंगल आया है, थीटा जो है वो अपवर्ड वर्टिकल से बनने वाला एंगल है विच इज cos इनवर्स 1/3। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक। तो स्ट्रिंग कितना एंगल घुमा है तुमको ये निकालना है, तो स्ट्रिंग तो इतना एंगल घुमा था ना, एंड आंसर इज पाई माइनस थीटा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कितना एंगल घुमा है तुमको ये निकालना है, एंड योर फाइनल आंसर इज angle rotated by string is pi minus theta, which is pi minus cos inverse 1/3. This is your answer. तो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, तो वर्टिकल सर्कल पूरी तरह से रोटेट नहीं होगा, स्ट्रिंग कहीं ना कहीं स्लैक होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, cos थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए 1/2, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए 1/2। अब आप इससे कुछ भी बना सकते इस तरह के नंबर, क्लियर है? क्योंकि हम अगला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। क्योंकि आप क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो आपको बहुत सारा चीज टेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा देख के चलना पड़ता है, सही है, ठीक है। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ तक सेव कर लें, यहाँ तक अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा है हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, it is given a horizontal velocity of root under 57 meter per second. Find the angle made by the string with the upward vertical when it becomes slack. Find the speed of the particle at this instant. Find the maximum height reached by the particle over the point of suspension. Take g equals to this. अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा ना, तो ये प्रीवियस न्यूमेरिकल का जस्ट कॉपी पेस्ट है। इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, क्या हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल को एक बार देख ले, फिर वहीं से डाटा हम कलेक्ट करके सब यहाँ के लिए निकाल लेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल, इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि सब है ना एक साथ दिखने लगे। इस न्यूमेरिकल में नीचे का वेलोसिटी रूट अंडर 3gl दिया हुआ था। अभी तुम्हारे क्वेश्चन में हम इसी को है ना ग्रीन से लिख देते हैं ताकि ये अगला क्वेश्चन कवर करे, हम इसको ग्रीन से लिख रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी रूट अंडर 57 दिया हुआ है, जहां लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का बात है 1.5 मीटर दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग स्लैक होगा, जहां स्ट्रिंग स्लैक होगा वहां का वेलोसिटी बताओ, मतलब v2 बताओ, ठीक है। अब देखिए ये v2 का इक्वेशन 1 आ गया, और जब हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसका सॉल्व किए थे तो मेरे पास cos थीटा का वैल्यू आया था 1/3। देखिए यहाँ पे है cos थीटा 1/3,
अगर ये cos थीटा 1/3 है तो जो V2 मेरा आया था वो था LG cos थीटा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं LG cos थीटा के लिए 1/3। सही है ना? ये 1/3 थोड़ा मेरा मिसकंसेप्ट हो गया है। मिसकंसेप्ट क्यों हो रहा है सर? देखिए एक्चुअली यहाँ तो वेलोसिटी की जगह पे रूट अंडर 3GL पुट किया हुआ था, तब ना 1/3 आ गया। अब हमको अगर यहाँ वेलोसिटी निकालना होगा तो जो मेरा cos थीटा होगा उस हिसाब से आएगा, cos थीटा के हिसाब से। तो आपको पहले इक्वेशन 1 देखिएगा अच्छे से, आपको पहले इक्वेशन 1 बनाना ही है, ये इक्वेशन 1 बनाना है। फिर आपको इक्वेशन 2 के जगह पे ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाना ही है। बस आप यहीं से अंतर स्टार्ट कीजिएगा कि वेलोसिटी के जगह पे जो रूट अंडर 3GL है आप रूट अंडर 57 पुट करें। जब आप रूट अंडर 57 पुट करेंगे उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा और आपको एक cos थीटा मिल जाएगा। cos थीटा जब मिल जाएगा तो आप वहां से वेलोसिटी लिख लीजिए। cos थीटा मिल गया, यहाँ पे इसको मत यूज कीजिएगा। यहाँ पे cos थीटा का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को पुट करके आप आराम से वेलोसिटी V2 लिख लीजिए। फिर पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हाँ ये कुछ अलग है क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल। V2 आपका आ गया है भाई, ध्यान रखिएगा, रूट अंडर LG cos थीटा, और cos थीटा आपका निकल चुका है। cos थीटा निकल गया अगर, तो थीटा भी मालूम है। तो जरा पिछले ही फिगर को अगर आप ठीक से देख लें एक बार और, तो यहां से तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे ये उड़ता हुआ यहाँ गिरेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। प्रोजेक्टाइल का अपना एक हाइट भी तो होगा। तो अब तुम जरा देखो कि जिस पॉइंट पे तुम फेंके थे उसको रूट अंडर 57 से, उससे टोटल कितना हाइट ऊपर गया? तो एल कॉस थीटा और प्लस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो जो टोटल एच मैक्सिमम आएगा ना वो नीचे से सोचना एल प्लस एल कॉस थीटा और प्लस जो हमारे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा एल प्लस एल कॉस थीटा, और प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस आपको प्रीवियस केस में जैसे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी था रूट अंडर 3GL, अभी आपको ये लगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, बाकी अच्छे से कीजिए। खुद से बनाने से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो मेरे बनाने से नहीं होगा, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? 58 में लिखा है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैविंग अ बॉब ऑफ मास m is deflected from its rest position is deflected from its rest position by an angle theta and release. The string hits a peg which is fixed at a distance x below the point of suspension and the bob starts going in a circle centered at the peg. Assuming that initially the bob has the highest height less than the peg, so that the maximum height it will be equals to the initial height. इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। B में लिखा if the pendulum is released with an angle theta equals to 90 and x is L by 2, find the maximum height reached by the bob above the lowest position before the string becomes slack. CF, find the minimum value of x by L for which the bob goes in a complete circle above the peg when the pendulum is released from theta equals to 90। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत बड़ा भी है, चलिए धीरे धीरे करो। फिगर्स पे ध्यान दो। देखिए यहाँ सेंटर है,
और आप assuming that initially the bob has height less than the peg so that the maximum height reached by the bob is equals to its initial height। तो इसमें तो हम कुछ ज्यादा आपको बताएंगे नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप बॉब को यहां तक खींचे, बॉब को यहां तक खींचे, इस बॉब का मास m था, ये एंगल थीटा था, लेकिन जो पेग है वो आपके पेग का जो दूरी है x, वो स्ट्रिंग के लेंथ से बड़ा है। तो बॉब को कोई मतलब ही नहीं है, बॉब इधर से आएगा, इधर से ऐसे पार हो जाएगा, पेग से कोई मतलब ही नहीं। ऑब्वियसली ये दूसरे साइड वहीं तक जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, जितना एनर्जी शुरुआत में था मैक्सिमम तो उतना ही एनर्जी तक जा सकता है ना। तो आपका जो हाइट गेन है दोनों केस में वो सेम है। शुरुआत में आप इसको कहीं से छोड़े थे, उसका एक हाइट था, तो जितना हाइट पहले केस में था जहां से आप छोड़े थे, जब फाइनली दूसरे साइड पहुंचेगा तो उतने ही हाइट तक पहुंचेगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो आपके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, पेग का दूरी लेंथ से बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन का जब दूसरा हिस्सा बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन कहता है कि पेग का जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू L/2 है और थीटा 90 है। इस बार थोड़ा फिगर्स को थोड़ा समझना होगा अच्छे से। देखिए, आप बॉब को यहां से छोड़े हैं, ये इसका सेंटर है, और पेग एकदम बीच में है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सेंटर से पेग तक का जो दूरी है वो स्ट्रिंग के लेंथ का एग्जैक्ट हाफ है। बॉब को जब आप यहां से छोड़ेंगे तो वो ऐसे गिरता हुआ यहां तक पहुंचेगा और उसके पास एक वेलोसिटी है। उसके पास कितना वेलोसिटी होगा, तो उसके पास जो वेलोसिटी होगा वो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। उसके पास कितना वेलोसिटी होगा तो वो वेलोसिटी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। चलो हम इस पॉइंट को बी कह दें। ए पॉइंट का वेलोसिटी 0 था, वहां से छोड़ा गया है, और बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते ये एक वेलोसिटी गेन कर लिया। तो कितना गेन कर लिया समझिएगा ऐसे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी को आप बराबर कर सकते हैं। एनर्जी एट ए है mgh और एनर्जी एट बी है हाफ mv²। तो आपका जो वेलोसिटी का गेन हो गया वो हो गया √2gl। तो ये आ गया आपके पास √2gl वेलोसिटी। लेकिन उसके बाद जो होगा वो ये होगा कि आधा स्ट्रिंग जो है वो, आधा थ्रेड जो है वो पेग में फंस जाएगा, और उसके बाद ये जो बॉब मूव करेगा उसका नया रेडियस L/2 होगा, उसका नया रेडियस L/2 होगा। अच्छा, L/2 के साथ क्या ये वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं 4gl/2? 4gl/2 आप देख पा रहे हैं कि जो नया वर्टिकल सर्कल बन रहा है, नया वर्टिकल सर्कल बन रहा है सर, इसका मतलब ये है कि अब आप इसको पेग को मानिए सेंटर पे, और ये बॉब इस सेंटर के चारों तरफ इस तरह से वर्टिकल सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा, ये बॉब, क्योंकि अब उसका रेडियस हो गया कितना L/2। लेकिन उस L/2 के लिए भी जो मेरा वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी 5g/r से कम है। ये जो वेलोसिटी है √4gl/2, जो कि एक्चुअली 2gl को मॉडिफाई करके हम लिखे हैं, वो क्रिटिकल वेलोसिटी √5gl/2, L/2 मतलब रेडियस, से छोटा है। तो ये वर्टिकल सर्कल पूरी तरह से रोटेट नहीं करेगा। अब आ जाओ ऊपर, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब above its lowest position before the string becomes slack।
बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, पूरे ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट नहीं पूछा। प्रीवियस न्यूमेरिकल में पूछा था कि पूरे मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो यहाँ हम लोग L प्लस L cos थीटा के जगह H भी जोड़ देते, प्रोजेक्टाइल वाला H। लेकिन इस न्यूमेरिकल में पूछा है कि स्ट्रिंग के स्लैक होने के जस्ट पहले कितना मैक्सिमम हाइट तक रीच किया। तो भाई स्ट्रिंग के स्लैक होने के जस्ट पहले अगर बात करोगे ना, तो L प्लस L cos थीटा, बस इतना ही है, L प्लस L cos थीटा। इसलिए दोनों आंसर में अंतर है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। तो आपको यहां पर कहीं एक लेवल मिलेगा जहां फिर से स्ट्रिंग हो जाएगा स्लैक, स्ट्रिंग बिकम स्लैक। मान लेते हैं ये यहां से थीटा एंगल पे हुआ है, तो आपको ये हाइट निकालना है विच इज L प्लस L cos थीटा। L मतलब बोलो तो L/2 है। हाँ, L नहीं लिखेंगे हम, रेडियस लिखेंगे ताकि हम थोड़ा सेफ रहें। R लिखेंगे, R प्लस R cos थीटा। R के जगह L/2 पुट कर देंगे स्ट्रिंग के लेंथ का। ये मेरा कंसेप्ट है, और हम तो बोलेंगे कंसेप्ट अगर हो गया तो प्रीवियस जो दो न्यूमेरिकल बनाए ना वही कॉपी पेस्ट है। लेकिन ऐसे करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। चलो एक और बना देते हैं। अब हम मानेंगे क्या ना कि हमारे पास एक सर्कल है। अब हम फिर से वही न्यूमेरिकल एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो अभी हम दो क्वेश्चन पहले बनाए हैं, फिर से वही न्यूमेरिकल रिपीट कर रहे हैं। फिर से लगभग हम लोग उसी न्यूमेरिकल को, लेकिन ये जो सेंटर है वो सर्कल का सेंटर नहीं, यहाँ पेग है। और जो आप यहां से यहां तक का दूरी देख रहे हैं वो L/2 है, जिसको हम लोग अब R लिखेंगे। नीचे का जो वेलोसिटी है मेरे पास, मान लो हम V1 लिखते हैं, ये √4g L/2 है, जिसको हम लोग √4g R लिखेंगे, विच इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी 5g R। रेडियस कितना है L/2। तो पता है कि वो किसी हाइट तक जाएगा एंड स्ट्रिंग बिकम स्लैक, लेट दैट एंगल इज थीटा। यहाँ भी एक है ना, टेंजेंट की तरफ एक डायरेक्शन मान लो वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी आपका v2 मान लीजिएगा, नीचे वाले को v1 मान लीजिएगा। बिकॉज यहाँ स्ट्रिंग स्लैक है तो इस पॉइंट पे जो मेरा टेंशन का वैल्यू आएगा वो तो 0 होगा। नीचे की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे mg, बाहर की तरफ बनाएंगे हम लोग mv²/r, एंड योर फ्री बॉडी डायग्राम इज लाइक दैट। mg है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg का cos थीटा होगा। वेलोसिटी v2 है तो बाहर की तरफ mv²/r लगेगा। और बिकॉज इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को चलिए b मान लेते हैं। एट b जब तुम बात करोगे तो टेंशन तो 0 है क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो गया है। तो mv²/r जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, दोनों तरफ कैंसिल, तो वेलोसिटी 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू rg cos थीटा। ये वेलोसिटी 2 का वैल्यू आ गया इक्वेशन 1 में। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए और बी के बीच। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम इसको यूज करें तो एनर्जी एट ए को एनर्जी एट बी से इक्वेट कर रहे हैं। दिस इज योर रेफरेंस लेवल, ठीक है, ये आपका रेफरेंस लेवल है। तो एनर्जी एट ए हो गया हम लोगों का हाफ m v1², एनर्जी एट बी हो गया हाफ m v2² और प्लस mgh। ये वैल्यू आ गया हाफ m v1² कहने का मतलब हो गया 4gr, हाफ m v2² ये तो निकालना है।
प्लस एम जी, एच के जगह पे हो गया है अपना आर प्लस आर कॉस थीटा, आर प्लस आर कॉस थीटा। पी टू स्क्वायर के जगह पे इक्वेशन वन का सहारा लो। इक्वेशन वन तुमको दिखा रहा है, इक्वेशन वन दिखा रहा है कि वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। तो इट इज 2 mgr हाफ एम वी टू स्क्वायर, सॉरी वी टू स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करना है, आर जी कॉस थीटा और प्लस एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। मेरा ध्यान है कॉस थीटा निकालने पर। 2 mgr, यहाँ पे आ गया एम जी आर कॉस थीटा बाई 2 प्लस एम जी आर और फिर है एम जी आर कॉस थीटा। इस एम जी आर को लेफ्ट में ले आए तो एक एम जी आर बचा और यहाँ हो गया 3/2 एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर से एम जी आर कैंसिल, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 2/3। कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 2/3। अगर कॉस थीटा 2/3 हो गया तो जहां स्ट्रिंग स्लैक है वहां का V2 अगर हम लोग निकाले तो वो आर जी कॉस थीटा है, आर जी इंटू 2/3 मतलब V2 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2/3 RG। या अगर वहां पे वेलोसिटी पूछा जाता तो मेरे V2 का वैल्यू हो जाता √2 RG/3। आपसे पूछा है कि कितने हाइट तक वो राइज करेगा, तो फिगर देख लो एक बार। जैसा कि हम तुमको बोले, इस बार तुमसे पूछा गया है कि कितने हाइट तक वो राइज करेगा। तो हाइट तक वो जो राइज करेगा वो होगा आर प्लस आर कॉस थीटा, इतना ही हाइट राइज करेगा। तो क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर जो है, हाइट पूछा गया था, तो इस पार्ट का आंसर है एच इज इक्वल टू आर प्लस आर कॉस थीटा, आर प्लस आर इंटू 2/3, 2/3, सो इट इज 5R/3। या यू कहो आर के जगह पे हम लोग L/2 पुट कर देंगे, L/2। सो हाइट विल बी इक्वल टू 5L/6। 5L/6 हाइट तक वो पहुंच जाएगा, 5L/6। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था। ऐसे ही तुमको है ना हर क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ता है। एक और पार्ट है, जरा देख लो उसको। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L for which the bob goes in complete circle about the peg when the pendulum is released from the theta equals to 90। आपको x/L का वैल्यू निकालना है ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कल रोटेट कर जाए। देखिए हम आपको एक फिगर में लिए चलते हैं, आपको समझाते हैं कुछ। देखिए मान लेते हैं कि ये पेग है ना x पे है बना। अगर ये पेग x पे है तो आखिर रेडियस कितना होगा, L-x। आपका ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो तो आएगा ना, जब आप यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 90 से छोड़िएगा तो ये जब नीचे गिरेगा तो इतना ही वेलोसिटी गेन करेगा, √2GL। अगर ये √2GL मेरे नए बनने वाले वर्टिकल सर्कल, नए बनने वाले वर्टिकल सर्कल का रेडियस कितना है, L-x, उसके क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तब ये घूम जाएगा। हम जो लिख रहे हैं, अब डाटा याद रखना, ये वेलोसिटी हम सीधा लिखेंगे √2GL। तुम इस फिगर को देखो, हो सकता है एक फिगर बनाने का जगह हो तो हम एकदम, चलिए नहीं ये जगह कोई बात नहीं, राइट फिगर। हम क्वेश्चन का सी पार्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन का सी पार्ट समझ।
जब जहां ड्रॉ करने का सोचो ना वहां नहीं। फिगर को देखना ध्यान से। आप यहां से छोड़े हैं इसको गिरने के लिए, ये सेंटर है। मान लेते हैं पेग यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, ये पेग है। फिर ये बॉब आएगा यहाँ टकराएगा। जब ये टकराएगा तो टक्कर होने के जस्ट पहले इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो वही एनर्जी कंजर्वेशन आपको देगा √2gl। लेकिन अब ये पेग को सेंटर मान के घूमेगा और उस पेग को सेंटर मान के जो घूमेगा रेडियस होगा L-x। तो अगर आप चाहते हैं कि पेग को सेंटर मान के ये घूमे और ये पूरा का पूरा सर्कल ऐसे रोटेट कर जाए एटलीस्ट, तो ये जो √5 2gl आ रहा है ना वो √5gr के बराबर होना चाहिए। तब ये वर्टिकल सर्कल रोटेट करेगा। इसका मतलब ये है कि 5gr जो है वो 2gl के बराबर। जी कैंसिल। r इज इक्वल टू 2/5l होना चाहिए और r है कितना, r है L-x। ये 2/5l के बराबर होना चाहिए। x को राइट में भेजो। L minus 2/5l is equals to x. So it is 3l by 3 is 3l by 5. So it is 3l by 5 is equals to x. आपसे पूछा गया था कि x by l कितना हो, तो 3/5 हो। अगर आपके x by l का वैल्यू 3/5 होगा तो ये वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर लेगा। अगर आपके x by l का वैल्यू 3/5 होगा तो ये वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर लेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये है मोशन वर्टिकल सर्कल, ध्यान से समझिए, ठीक है।